हम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, कल की क्लास में हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे वर्क किया और आपको एक छोटा सा टास्क दिया था टी टेस्ट के हवाले से। तो आज हम दोबारा टी टेस्ट के हवाले से प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए थे कि जब भी आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है तो वो क्वेश्चंस का आंसर पहले आपने फाइंड करना है कि आपको रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। आइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें। तो आज का जो टास्क है आपका वो है टी टेस्ट। एंड अनोवा। टी टेस्ट एंड अनोवा। आप पहले क्लास अटेंड कर लें, फर्स्ट हाफ। फिर जो आगे आधा घंटा होगा उसमें मैं आपको अलो करूँगा कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आप को आर चलाना आ गया है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो होपफुली आपको अब साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा ये स्टेप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको अलो करूँगा, आप उस टाइम में जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जब भी आपने टेस्ट अप्लाई करना है, कोई भी एनालिसिस आपने अप्लाई करना है, तो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अपने आप से पूछ लें, अगर आपको उनके आंसर आते हैं तो ओके, अगर नहीं आते आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप गूगल से पूछ सकते हैं, किसी वेबसाइट से देख सकते हैं, किसी बुक से देख सकते हैं। बहरहाल वो 6 क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चन के आंसर आपको मस्ट आने चाहिए अगर आप एक्यूरेसी की तरफ जाना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज टी टेस्ट, यानी जो टेस्ट आप परफॉर्म करने जा रहे हैं वो टेस्ट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज टी टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि हम टी टेस्ट अप्लाई क्यों करते हैं। वाई टी टेस्ट, यानी टी टेस्ट हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, सैंपल, डेटा सेट और टी टेस्ट। उसके बाद जो आपके पास डाटा है, विच टाइप ऑफ टी टेस्ट विल फिट ऑन यूर डाटा सेट, यानी कौन सी टाइप जो है वो टी टेस्ट की आपके डाटा के ऊपर फिट आएगी। ये क्वेश्चंस के आंसर आपने पूछने हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये आप अभी नहीं पूछेंगे, या जब आपको ऊपर वाले 4 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे फिर आप अपना डाटा प्रोवाइड करके पूछ सकते हैं। या अगर आपको 4 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, आपको डाटा टाइप समझ आ चुकी है, या टाइप ऑफ टी टेस्ट समझ आ चुकी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके पास डाटा है, जिस तरह का आपके पास डाटा है, उस डाटे पे कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, टी टेस्ट क्या है। आप इसको कॉपी करें, बल्कि ये सारे क्वेश्चंस मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आए, न्यू चैट ओपन करें। अभी आप लोग वेट कीजिएगा, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ। यहाँ पे ये अपने क्वेश्चन पेस्ट कर देना है और इसे कहना है कि प्लीज़
एक्सप्लेन दिस विद एग्जाम्पल। अब यहाँ कह रहा है टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप टू डिटरमिन ऑफ इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि टी टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो ग्रुप मौजूद हों। इट्स स्पेसिफिकली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग इफ देयर डिफरेंस इन द मीन इज ड्यू टू रैंडम चांस और इफ इट रिफ्लेक्ट आर ट्रू डिफरेंस इन द पॉपुलेशन, यानी वाकई उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप फाइकस वाला डाटा सेट देखें, फाइकस वाला डाटा सेट, इस पर फाइकस पे क्लिक करें तो आपके पास डाटा सेट शो हो जाएगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस वाला डाटा ओपन करें। इस डाटे में आप चेक करें कि हमारे पास कितने ग्रुप हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर है वो स्पीशीज है, यानी करेक्टर वाला वर्ड स्पीशीज है। तो इसमें देखें हमारे पास S1, S2, S3। इसमें हमारे पास तीन ग्रुप हैं। इसका मतलब है इस फाइल के ऊपर टी टेस्ट अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर आप ऐसा कर लें कि S1 और S2 में आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, सिर्फ S1 और S2 में डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप S1 और S3 में डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं तो आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम दो ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। तो दो ग्रुप से ज़्यादा अगर आपके पास डाटा है, तीन ग्रुप हैं, चार हैं, पांच हैं, तो वहाँ पे आप एनोवा अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर फाइकस वाले डाटे पे हम टी टेस्ट अप्लाई करें तो हम सिर्फ दो ग्रुप्स के दरमियान टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मामा बहुत S1 या इम्पोर्टेंट। S2, S1, S2, ठीक है, यानी दो ग्रुप हमारे पास आ गए। इसी तरह आप S2 और S3 दो ग्रुप, S3 और S1 दो ग्रुप, इनको अगर आप अलग अलग परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप इस पर टी टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल के ऊपर कंबाइंड डिफरेंस देखा जाए, S1 और S2 में क्या डिफरेंस है, S1 और S3 में क्या डिफरेंस है, S2 और S3 में क्या डिफरेंस है, यानी एक ही फाइल के ऊपर कंबाइन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एनोवा अप्लाई करेंगे। अब ये कह रहा है कि वाई यूज अ टी टेस्ट कंपेयर टू ग्रुप, यानी दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं टेस्ट हाइपोथेसिस। अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर डाटा अगर आपके पास स्मॉल साइज है तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करने के लिए आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर टाइप ऑफ टी टेस्ट, ये तीन टाइप इसकी बताई गई है यहाँ पे। वन, सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड डिपेंडेंट टी टेस्ट। पहला क्या है, वन सैंपल टी टेस्ट। टेस्ट इफ द मीन ऑफ द सिंगल ग्रुप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ known values or a population mean। मसलन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त फॉर एग्जांपल जो है, आप क्या लें कि जो एवरेज एज है वो 60 ईयर है। 60 ईयर। अब हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, सिंगल वन सैंपल टी टेस्ट, यानी एक ही सैंपल है हमारे पास। उसकी हमने जो एवरेज एज उसकी, यानी उसकी जब एज हमने कैलकुलेट की तो वो तकरीबन हमारे पास हुई 71। अब हमारे पास जो जिस ग्रुप पे हम वर्क कर रहे हैं ना, वो ग्रुप एक ही है। देखें, जब भी हम साइंस में वर्क करते हैं या किसी और फील्ड में, तो हम उसको किसी कंट्रोल के साथ कंपेयर भी करते हैं ताकि हम देखें कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसकी वैल्यू अप हुई है या डाउन हुई है। तो ये हमारे पास एक कंट्रोल है, लेकिन ये हमने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनाया, ये हमें पहले से मालूम है। ये देखें, वो भी यही कह रहा है, टी टेस्ट इफ द मीन ऑफ द सिंगल ग्रुप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन वैल्यूज आर आ पॉपुलेशन मीन, ठीक है। यानी नॉन वैल्यू, ये वैल्यू हमें पहले से मालूम है, हमने किसी बुक से देखी है, किसी आर्टिकल से देखी है, हमने इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया।
हमने एक्सपेरिमेंट ये पर्सन नंबर 1 पे किया है, इसकी एज 71 है। तो अब इसका अब हमने डिफरेंस देख लेना है कि, यानी इसको हमने ये जो नाउन वैल्यू है, जो पब्लिश्ड वैल्यू है, इसके साथ कंपेयर कर लेना है। इसके एग्जांपल दिए, टेस्टिंग ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल एवरेज हाइट। यानी हर कंट्री की एक एवरेज हाइट होती है ना, जैसे चाइनीज़ हैं, उनकी हाइट थोड़ी नॉर्मल होती है, इसी तरह पाकिस्तानी है, उनकी हाइट थोड़ी बेहतर होती है। इसी तरह कुछ और कंट्रीज हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो एवरेज हाइट उनकी मेजर करने के लिए हम नेशनल एवरेज हाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट। टेस्ट इफ द मीन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हमारे पास दो ग्रुप हो गए, फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द टू डिफरेंट क्लासेस टू सी इफ द वन परफॉर्म बेटर देन द अदर। या जिस तरह हमारे पास S1 है, एक क्लास ये होगी, S2 एक क्लास ये होगी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कंपेयर करने के लिए हम इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट अप्लाई करेंगे। पेयर डिपेंडेंट टी टेस्ट। इफ द मीन ऑफ द टू रिलेटेड ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, these groups are related to in some way, like measurements taken before and after a treatment on the same object। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट एक ही है। मसलन ये हमारे पास एक पर्सन है, इसके लिए हम लिख लेते हैं P1। अब यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसकी शुगर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं बिफोर मील। यहाँ पे पहले कॉलम में आ जाएगा बिफोर मील, और यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर मील, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या शुगर थी। पर्सन एक ही है हमारे पास, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास दूसरा पर्सन है, उसकी भी हम सेम अलग से इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। पैरामीटर वही है, लेकिन आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर का वर्ड यूज होता है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर, यानी आपने ट्रीटमेंट अप्लाई की। यहाँ ये भी आप कह सकते हैं मेडिसिन खाने से पहले कितनी शुगर थी और मेडिसिन खाने के बाद शुगर कितनी हुई, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम पेयर्ड डिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास इस तरह का डाटा है। यानी आप देखना चाह रहे हैं कि आपने किसी ग्रुप के ऊपर कोई स्प्रे अप्लाई की है, कोई ट्रीटमेंट अप्लाई की है, तो अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है। तो उसके लिए आप पेयर्ड डिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और हर तीनों का फार्मूला जो है ये डिफरेंट है। अब देखें, इसने सैंपल डाटा सेट भी में प्रोवाइड कर दिया, सैंपल टेस्ट एंड एग्जाम्पल फॉर टी टेस्ट। ये हमारे पास हो गया जी। लेट्स वर्क विद अ स्मॉल डाटा सेट, demonstrate an independent t-test comparing the test score of the two groups of the students after the study with two different teaching methods। यानी ये दो ग्रुप में, ये हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट वाला, ये इसका इसने हमें सैंपल क्रिएट करके दिया है। अब हम कहते हैं कि हमें जो है ना, तीनों टाइप का सैंपल डाटा सेट क्रिएट करके दे, ठीक है, ताकि आप एक सैंपल डाटा सेट देख लें और उसके मुताबिक अपनी फाइल अरेंज कर लें। आई नीड सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप। अब इसने वन सैंपल टी टेस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब ये देखें, इसने एवरेज हाइट हमें बता दी है कितनी है इसकी, 165। अब S1 को हमने इसके साथ कंपेयर करना है, इनको आपस में नहीं करना, ठीक है। S1 इसके साथ कंपेयर होगा 165 के साथ, S2 165 के साथ कंपेयर होगा, S3 165 के साथ कंपेयर होगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट, ठीक है। S1 S2 S3, फिर उनके ग्रुप बन गए आगे, क्लास ए क्लास बी।
यानी ये पर्सन है हमारे पास। S1 S2 S3 S4 5, ये क्लास ए में है। आगे 6 7 8 9 10 ये क्लास बी में है। इनका स्कोर देखा गया आगे। यानी जिस तरह हमारे पास स्पेशीज S1, ये ए S1 हमारे पास 50 दफ़ा था। इसका मतलब है S1 के हमारे पास 50 स्टूडेंट है। S2 के हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं। S3 के हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं। तो सेम यहाँ पे ये ए जो है इनके 5 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद पेड डिपेंडेंट टेस्ट, ये देखें ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, और बिफोर एंड आफ्टर। यानी पहले पेशेंट एक के ऊपर इतनी आई, पेशेंट 2 पेशेंट 3, यानी ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे बिफोर जो है एंड आफ्टर, यानी बिफोर मील या आफ्टर मील, या बिफोर मेडिसिन और आफ्टर मेडिसिन। अब हम इसे कहते हैं कि थैंक्स। अब हमें आइडिया हो गया कि हमारे डाटा के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई होगा। लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि मैं ये तीनों टी टेस्ट देख लेता हूँ अप्लाई करके, इनके ग्राफ भी और इनके रिजल्ट्स भी, ताकि अगर हमारे पास कभी इस तरह का डाटा हो या आप में से किसी के पास इस तरह का डाटा हो तो आप इसको आसानी के साथ रन कर लें। मैं ऐसा कहता हूँ थैंक्स, नो, प्लीज राइट स्क्रिप्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टी टेस्ट ऑन सैंपल टेबल गिवन अबव, क्रिएटेड अबव। यानी मैं उसे कह रहा हूँ कि जो टेबल उसने क्रिएट किए हैं ना, उन्हीं पे मुझे एक सैंपल स्क्रिप्ट बना के दे दो। ये देखें उसने हाइड नोट कर ली है, और ये इसने 1 सैंपल टी टेस्ट अप्लाई की है। इसी तरह उसने इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टेस्ट, यानी ये क्लास 1 और क्लास 2, उनका स्कोर नोट कर लिया। इसी तरह पेड वाला भी आ गया हमारे पास, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, इनमें क्या डिफरेंस है। कॉपी, आर पे आए, ये देखिए इसने मुझे इसका रिजल्ट दे दिया। इसी तरह इंडिपेंडेंट, कॉपी, ये इसके रिजल्ट्स आ गए। पेड, ये इसके रिजल्ट्स आ गए। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे प्लॉट भी चाहिए इसके। थैंक्स, प्लीज आल्सो क्रिएट देयर प्लॉट्स। अब मैंने इसे प्लॉट स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने इसे सिंपल कहा है कि इसका प्लॉट क्रिएट कर दो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्रिएट करके देगा अपनी मर्जी से। और जब मैं इसको डिफाइन करूंगा कि मुझे ये वाला प्लॉट चाहिए, फिर ये मुझे उस तरह का प्लॉट क्रिएट करके देगा। देखिए तीनों के लिए इसने स्क्रिप्ट राइट कर दिया है। कॉपी। अब आप लोगों के पास जिस तरह का डाटा सेट है, देखिए उस पर कौन सा जो है वो टी टेस्ट अप्लाई होता है। ये देखिए इसने मुझे एडवांस वे में क्रिएट करके दिए। इसी तरह ये कोड कॉपी करें। ये कॉपी। अब ये देखिए इसने पेयर टी टेस्ट अप्लाई करके दिया है, और दोनों में कंपेयर कर रहा है।
अब आप लोगों ने ये तीनों प्लॉट्स क्रिएट करने हैं, सेम टू सेम, और इनके टेबल्स भी और प्लॉट भी आपने ग्रुप में शेयर करना है। ये कंप्लीट कर लें, 15 मिनट का टाइम है, फिर उसके बाद हम अनोवा की तरफ आते हैं। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए हैं साथ साथ, तो इनको ग्रुप में शेयर कर दें। वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए आप जो है ना, जिस तरह यहाँ पे हमने यूज़ किए पेड वाला टेस्ट, ठीक है, वो अगर आपके पास बिफोर एंड आफ्टर है तो आप यूज़ करेंगे। वेरिएबल को भी आप, वेरिएबल को हम किस बेस पे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं? काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मैडम आमिना। एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के साथ, ये मैं आपको फाइकस की फाइल शो करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ को हम किस तरह कंपेयर करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस देखेंगे? ये तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि इनमें डिफरेंस होगा। ओके, एक मिनट। अब ट्राई करें माइक ओपन आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि ग्रुप टी टेस्ट के लिए वेरिएबल में ग्रुपिंग होना जरूरी है। जैसे हमने ग्रेड्स में भी ए बी सी की है, अगर हमारे जैसे दो वैल्यूज हों, देखें ना, हम उनको एक मिनट, मीन की बेस पे मुझे कंपेयर आपकी बात करें। समझ आ गई है। टी टेस्ट जी जी। अप्लाई हम तब करते हैं जब हमने दो ग्रुप में डिफरेंस देखना है, ठीक है। और अगर सर ग्रुप नहीं बने हुए हमारे जर्नल, जैसे पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है, नहीं, इसके पेटल जस्ट लेंथ, न्यूमेरिक ये देखें, वैल्यूज हैं। पेटल लेंथ पेटल विड्थ आपके पास होगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्पीशीज तो होगी ना, किस स्पीशीज की है वो? पेटल लेंथ किस स्पीशीज की है, कौन से पौधे की है वो? बायो का डेटा, जैसे अगर बिजनेस का डेटा है, अगर हम ठीक है, सेल्स और ग्रोथ देख रहे एक हैं, मिनट, ग्रोथ और एक मिनट, एक मिनट। उस जी जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे लिखवाएं, आपके पास एक वेरिएबल आ गया न्यूमेरिक, एग्जाम्पल लिखा दें। अगर जी सर सेल्स हो गए जैसे हमारी, पहला आ गया सेल, ठीक है, दूसरा? प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया हमारा। अगर प्रॉफिट, दोनों न्यूमेरिक है मेरा ये। ठीक है। अब जी। सेल किस चीज़ की सेल, ये भी तो होगा ना? कौन सी प्रोडक्ट की सेल आप देख रहे हैं? मोबाइल की, मोबाइल की, मोबाइल ठीक है। की होगी सर। तो ये मोबाइल की, और दूसरी? सिर्फ मोबाइल की देखना चाह रहे हैं? मोबाइल हो गया, और जी सिर्फ अगर मैं मोबाइल की देखना चाह रही हूँ, ईयर्स में कितना फर्क पड़ा है नहीं, उसकी सेल्स और प्रॉफिट में। फिर यहाँ पे आप टी टेस्ट तो नहीं अप्लाई करेंगे ना? यही सर मैं आपसे बेसिक। सेल और प्रॉफिट में आप डिफरेंस तो नहीं चेक करेंगे ना? यहाँ पे फिर सेल
और फिर आपके पास एक और चीज़ होगी ना एवरेज, अगर आप प्रॉफिट चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। मसलन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट जी। की ओरिजिनल प्राइस क्या है, हम्म। यानी फैक्ट्री हम्म। प्राइस कह जी सकते हैं। सर। एफ आर में कहता हूँ फैक्ट्री प्राइस। अब वो उसकी सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस, ठीक है। अब तीसरा जो है ना आ जाता है प्रॉफिट। जी सर। अब प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल जो आप फैक्ट्री में बना रहे हैं उसकी प्राइस पड़ रही है आपको 20 रुपये, वो जी सेल हो रही है सर। 50 रुपये की, जी सर। 50% 30 आपको का प्रॉफिट। प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये तो आपका जी। यहीं पे सॉल्व हो गया ना इशू, आपको आंसर इसका जी। मिल गया। जी सर। अगर आप एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ अलग चेक करना चाह रहे हैं, मसलन आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किए, जी सर। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन है। मसलन मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ। आपके पास ये यहाँ पे ये डाटा है, मोबाइल फ़ोन, फिर आ गया एलसीडी, चार्जर्स, ये इधर इनकी सेल आ जाएगी, यहाँ डेट डेट आ जाएगी किस डेट को कितने सेल हुए, ठीक है। ये ठीक आपके है। पास डाटा इकट्ठा होता जाएगा यहाँ तक। बिल्कुल सर। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है। कि फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की सेल इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ चार्जर भी, उसकी भी सेल इंक्रीज हो रही है। तो इनका जी। आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, मोबाइल की सेल का एलसीडी के साथ क्या रिलेशनशिप है, मोबाइल की सेल का टीवी के साथ क्या रिलेशनशिप है, मोबाइल की सेल का घड़ियों के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी मोबाइल जी सर। ज़्यादा सेल होंगे तो जो क्लॉक है वो उसकी सेल कम होगी या ज़्यादा होगी। जी। मोबाइल ज़्यादा सेल होंगे, चार्जर या हेडफोन, उसकी सेल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, एलसीडी की सेल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप इनके दरमियान कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। अब इसका आप ओके। इनके दरमियान आप डिफरेंस नहीं चेक कर सकते, यानी मोबाइल और एलसीडी में क्या डिफरेंस है, ये नहीं आप चेक। हाँ, अगर आपके पास मोबाइल के दो ग्रुप हैं उनमें फिर आप टी टेस्ट लगा सकते हैं। मसलन मोबाइल, मोबाइल के आपके पास दो ग्रुप हो गए, फॉर एग्जांपल आप कह लें नोकिया कह लें और सैमसंग कह लें। अब दो आपके पास ग्रुप हो गए, ठीक है। अब इनके दरमियान आप टी टेस्ट लगा सकते हैं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी इसकी सेल में और इसकी सेल में क्या डिफरेंस है, इतने पे आप टी टेस्ट लगा सकते हैं। यानी सर के कंपैरिजन होना चाहिए विद इन ग्रुप्स, यानी जो हाँ, हम वेरिएबल इसके अंदर क्योंकि ही ये जो, दो ग्रुप हैं। बिल्कुल, जी। क्योंकि ये जो टेस्ट है ना एनोवा और टी टेस्ट, ये जी सर। है ही स्पेसिफिकली वेरिएशन चेक करने के लिए, दोनों में फ़र्क क्या है, ओके। वेरिएबिलिटी कितनी है। समझ गई सर, थैंक यू ओके। सर। ओके। अच्छा, यहाँ तक सब लोग काइंडली डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये प्लॉट क्रिएट करें और इसको ग्रुप में शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है। असल में पहले जो मैं डाटा डील करती रही हूँ वो डाटा होता था जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट लगाती थी या स्टूडेंट्स लगाते थे, तो वो डाटा होता था। इस बार मैंने कुछ स्टूडेंट से काम करवाया है, तो वो क्वालिटेटिव डाटा है, जिस तरह से सर्वे का डाटा नहीं होता कि उसमें क्वेश्चनेयर से वो डाटा लिया हुआ है। ठीक है। तो वो जो डाटा फाइल है वो भी मैं ऐसे ही चैट जीपीटी को दे दूं, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उसके ऊपर कौन से एनालिसिस हो सकते हैं, तो फिर वो मुझे बता देगी। हाँ, एक मिनट में आपको बताता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको बताते हैं। जी। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा उससे पहले आपने ना एक प्लान किया होगा कि ये मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। आपने सिनॉप्सिस लिखवाया होगा या रिसर्च प्रपोजल लिखवाया होगा, स्टूडेंट से पहले आपके पास मौजूद होगा, अगर एमफिल के या पीआईडी के है ना। जी। तो वहाँ पे आपने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ना, वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पे कौन सा एनालिसिस लगाना है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हैं डाटा और है, पहले तो ये होना चाहिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जी सर।
मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट से, जब हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं अपनी, तो उसमें हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। हाँ जी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम प्लान करते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव को हम अपने, यानी वो हमारा हाइपोथेसिस होता है किस्म का, अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए हम दो तरह से साइंस में वर्क करते हैं। नंबर वन, एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। नंबर टू, हम उसको स्टैटिस्टिकली भी साबित करते हैं। हाँ जी। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? जूलॉजी, लाइफ साइंसेज। जूलॉजी। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने कोई जो है ना वो हाइपोथेसिस एक क्रिएट कर लिया। अब उस पर आप वर्क कर रहे हैं, उस पर आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। जी। अब वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट शो कर रहे हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन साइंस जब तक आप उसको स्टैटिस्टिकली साबित नहीं कर देते तब तक वो 100% सेटिस्फाइड नहीं होती। वो कहते हैं आपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया, ओके, लेकिन अब आपने इसको स्टैटिस्टिकली भी आपने साबित करना है इसको। ठीक है। हाँ जी। तो आपने वो जो स्टैटिस्टिकली साबित करना है ना, वो आपने ऑब्जेक्टिव साबित करने हैं। जी। ये देखें, एक ही फाइल है हमारे पास फाइकस की, इस पे हम हजारों एनालिसिस कर सकते हैं। जी। लेकिन आपने इस पे कौन से करने हैं जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर ठीक है। आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपसे कह रहा है कि आपने दो बर्ड्स के दरमियान डिफरेंस देखना है, क्या है, यानी पिजन है और एक ही स्पीशीज है, लेकिन एरिया उनका डिफरेंट है, उसे जी सर। इको टाइप कहते हैं। सर किसको? यानी एक ही, फॉर एग्जाम्पल पिजन है, जी। एक पिजन जो है वो इस्लामाबाद का है, एक कह रहे हैं लाहौर में रहता है, उनका माहौल चेंज है, आपस का इन्वायरमेंट चेंज है, तो उसे इको टाइप आप कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? सर हम उसे कुछ नहीं कहते। उसे वो एक स्पीशी कंसिडर होती है। जी सर, वो एक ही स्पीशी है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो यानी अगर हम प्लांट की बात करें ना, तो वो डिफरेंट एरिया से जो हम सैंपल लेते हैं उन्हें हम जीनोटाइप्स कह देते हैं, यानी डिफरेंट एरिया के जो प्लांट्स हैं ना। अब जी। उनमें डिफरेंस ज़रूर होता है। ठीक है। उनकी आदात का, उनका उड़ने का तरीका, या उनमें कुछ थोड़ा मामूली बहुत डिफरेंस होगा। जी सर। तो अगर तो आप उन दोनों में डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, बेशक आप क्वालिटेटिव चीज़ें नोट कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव चीज़ें नोट कर रहे हैं, तो आपने डिफरेंस चेक करने के लिए उस पर अनोवा अप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये जी। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आप बताएंगे ना चैट जीपीटी को, एक पहला तरीका ये होता है कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के मुताबिक पाँच छः जब आर्टिकल देखते हैं तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने ये एनालिसिस लगाने हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं एडवांस टूल पे, आप कहते हैं जी नहीं, मशीन मेरे लिए काम करके दे, अगर मैं यही काम अगर खुद करूं तो मुझे तकरीबन 3-4 दिन लग जाएंगे, पहले पेपर ढूंढूंगी, फिर उस पर वर्क करूंगी, पढ़ूंगी, तो वो बेहतर है कि मुझे उसकी डायरेक्ट समरी मिल जाए, मुझे करना क्या। जी। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो चैट जीपीटी को बताएंगे कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस ऑब्जेक्टिव पे मैंने एक्सपेरिमेंट कौन सा करना है और इस पे एनालिसिस कौन सा करना है। ठीक है। वो आपको पूरा एक डिज़ाइन बना के बता देगा। मसलन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे एक छोटा सा कोई एक ऑब्जेक्टिव बताइएगा, कोई एक अपनी फील्ड का। सर जैसे कि मैंने ना ये बीएस के बच्चे हैं तो उनका एक छोटा प्रोजेक्ट था रिसर्च का ना। ठीक तो है। फिर एक मैंने उनको डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स जैसे यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट होते हैं कि सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट आ रहा है बच्चों के एक मिनट। मेंटल एबिलिटी पे, इस तरह का क्वेश्चन फिल इम्पैक्ट करवा ऑफ एक मिनट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ऑन मेंटल स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यानी उसे बताना है कि ये मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, जी। ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। अब मैंने इससे ये पूछना है कि आई वांट टू प्लान रिसर्च, प्लीज लेट मी नो हाउ आई कलेक्ट डाटा, क्योंकि इसमें आपने डाटा कलेक्शन करनी है, आपका लैब वर्क तो नहीं होगा। जी, डाटा एंड कलेक्शन। हाउ आई स्टैटिस्टिकली प्रूव, या बल्कि यहाँ पे लिख लें,
and how many statistical tests I can apply, क्वेश्चन मार्क, और उसको सेंड कर दें। अब देखें, पहले वो कह रहा है जी डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। पहले अपना हाइपोथेसिस डिफाइन कर लें। स्टार्ट बाय क्लियरली डिफाइनिंग द मेन क्वेश्चन एज यू वांट टू एड्रेस। प्राइमरी आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है? डज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया कोरिलेट विद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। ठीक है, यही सेम है, जी उसने बस उसको रीराइट कर दिया। अब हाइपोथेसिस क्या है? नंबर वन, हायर सोशल मीडिया यूजेज इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अमंग द स्टूडेंट। जी सर, हमने यही रखा है हाइपोथेसिस। दूसरा, स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया हैव लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लाइफ सेटिस्फिकेशन। अब दो हाइपोथेसिस है आपके, ठीक है। अब जी ये या तो गलत साबित होंगे या सही साबित होंगे। अब इसके लिए आपने क्या करना है? पहले डाटा कलेक्ट करना है। जी डाटा आपको बता रहा है कि जो है ना वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस लो है, लेकिन साइंस फिर भी नहीं मानेगी। साइंस ने कहना अब जी इसको स्टैटिस्टिकली भी प्रूफ दें। ठीक है, अब उसने ये बता दिया, ये क्वेश्चनर आपको दे दिया। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेस्ट नंबर वन, पहला आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगाना है। ये बताएगा आपको समराइज द डाटा यूजेज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी काउंट्स। दीज गिव अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया यूजेज एंड मेंटल हेल्थ लेवल। यानी आपको मीन बता देगा कि क्या आपके डाटा के अंदर है क्या। यानी ठीक है। आपने 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, तो 100 में से आपको वो मीन निकाल के बता देगा कि इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जी उसके बाद यहाँ पे देखें, पहले कह रहा है जी कोरिलेशन। use Pearson or Sperman correlation to analyze the relationship between the social media usage and mental health score। ठीक है, यानी टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया वाज एन एक्सटी स्कोर। जी सर। फिर उसके बाद कह रहा है जी टी टेस्ट और अनोवा पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें टी टेस्ट होगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अप्लाई। ठीक है, इफ यू जी कंपेयर मेंटल हेल्थ स्कोर बिटवीन टू ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल हाई वाज लाइट सोशल मीडिया यूजर, यानी दो ग्रुप आपने बना लिए, जो बहुत ज़्यादा यूज़ ठीक है। करते हैं, जो कम यूज़ करते हैं। यानी आपने पहले डाटा कलेक्ट किया, उस डाटे को आपने खुद आगे डिवाइड कर लिया। यानी ठीक है। आपने रेंज बना ली कि जो 1 से लेकर 4 घंटे यूज़ करता है, उसको एक एक कॉलम में लिख लिया। 5 से लेके 8 घंटे, यानी 1 से लेके 8 घंटे तक जो यूज़ करता है, उसको दूसरे कॉलम में लिख लिया। दो ग्रुप बन गए आपके पास। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे जी आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वन वे अनोवा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक फिर है। रिग्रेशन एनालिसिस आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल, टू एग्जामाइन इफ द सोशल मीडिया यूजेज प्रिडिक्ट मेंटल हेल्थ स्कोर। यानी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ये कितने लोगों को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आप काई स्क्वायर टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग कम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड हाउ दैट इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ। यानी अगर दोनों को इफेक्ट कंबाइन चेक करना चाह रहे हैं कम्प्लेक्स वे में, यानी पहले आप देखना चाह रहे हैं कि वो एकेडमिक वे पे को किस तरह इफेक्ट कर रहा है, फिर एकेडमिक वे मेंटल हेल्थ पे किस तरह इफेक्ट हो रही है। ठीक फिर है। उसके बाद आप इस पे फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। यानी 7 एनालिसिस ने आपको बताए हैं कि आप इस तरह सर से जो है ये पेपर कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये इसने तो इतने सारे एनालिसिस बता दिए हैं, हम इनमें से कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन से बेस्ट हैं, क्योंकि ये सारे जो के सारे तो है ना। ये एनालिसिस जो है ना, ये इन दो हाइपोथेसिस को फुलफिल करने के लिए है। ठीक है। ठीक है, ये एनालिसिस आपने करने हैं। ठीक है, यानी कि ये ठीक है, सारे करने अब पड़ेंगे। सारे करने पड़ेंगे। ये आप अलग बात है कि आप इसको जो है ना वो एक आर्टिकल में लिख लें, दो आर्टिकल में लिख लें। यानी कुछ एनालिसिस आप एक में ले जाएं, फिर रिग्रेशन का इसके टेस्ट वगैरह या इक्वेशनल मॉडलिंग, फैक्टर एनालिसिस ये दूसरे आर्टिकल में ले जाएं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको कहते हैं थैंक यू। कि सैम्पल डाटा सेट, तो आपको सैम्पल डाटा सेट भी इसका बता देगा। ठीक है। हाँ, ये भी लिया हमने, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी लिया, ठीक है, सोशल मीडिया हम भी। इसे कहते हैं कि हमें इसका टेबल क्रिएट करके दे दो।
इसने टेबल भी क्रिएट कर दिया, यानी एज भी नोट की, जेंडर भी देख लिया, डेली टाइम भी नोट कर लिया, ठीक है। जी सर। उसके बाद कौन कौन से सोशल मीडिया लोग यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, और ये सारी चीज़ें ना, ये नोट हो गई। जी आपका भी सर। इसी तरह का डाटा होगा, जी सर, ऐसा ही है। ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे इस पे ना एनालिसिस, ये देखें इसने मुझे बता भी दिया कि इस पे 5 एनालिसिस होंगे। ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट कोरिलेशन, मैं इसे कहता हूँ मुझे इस पे एनालिसिस भी करके दे दो सैम्पल डेटे पे। थैंक्स, नो, परफॉर्म ऑल दिस एनालिसिस ऑन सैम्पल डाटा। अब आपने अपना डाटा इस तरह अरेंज करना है, जी सर। ठीक है। इस तरह अरेंज कर लेंगे आप, एसटीआर आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे, आपको वो कोड राइट करके दे देगी। ये इसने मुझे पाइथन का कोड राइट ठीक है कर सर। दिया, ठीक है। ओके सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन था जी। कि अगर हमने मॉडर्न रिसर्च टॉपिक्स, क्योंकि आप तो इस फील्ड में हैं, अगर हमें सर्च करना हो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी के अलावा कौन सा है, अगर हमने रिसर्च प्रपोजल लिखना हो एआई के हेल्प से, और अगर टॉपिक्स भी सर्च करने हो उसे? इस वक्त जो टॉप पे है ना वो चैट जीपीटी ही है, हम्म। ठीक है। या गूगल का आई थिंक लॉन्च हो चुका है या नहीं लॉन्च चुका, हो चुका। इस वक्त जो है वो टॉप पे, अगर इसका पेड वर्जन यूज़ करते हैं ना 4.0, तो जी वो सर। लेटेस्ट है। तो सर इसी पे हम सर्च करें, जैसे मैं बिजनेस रिलेटेड हूँ, अगर मैं आजकल के एरा हाँ में रिसर्च बिल्कुल, प्रपोजल लिखना यानी चाहती यहाँ पे हूँ। आप बिजनेस के में लेटेस्ट रिसर्च टॉपिक फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जी सर। और सर लेटेस्ट अगर हमने प्रपोजल भी लिखना है वो भी हम चैट जीपीटी की हेल्प से लिख सकते हैं, प्लेजराइज तो नहीं कंसिडर क्या होगा? चीज़, क्या चीज़? प्रपोजल अगर हम लिखना नहीं चाह नहीं रहे नहीं, हैं मास्टर। प्रपोजल आपने इसकी हेल्प ले लेनी है, सिर्फ ये आपको गाइड करें, लिखना वो अपने खुद है। यानी ये जो आपको यानी लिख के सर दे अगर रहा है मैं ना, खुद लिख के, इसको आपने जी कॉपी जी, पेस्ट नहीं करना, इसकी गाइड से नहीं आप नहीं लिख सर, सकते हैं। मेरा कंसर्न ये था, अगर मैं लिख के प्रपोजल इसमें डालती हूँ और इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आस्क करती हूँ, तो सर जो मेरा लिखा हुआ होगा वो इसकी मेमोरी में जब सेव होगा तो वो जी जी बिल्कुल प्लेजराइज कंटेंट तो आएगा, नहीं चला जाएगा? वो चैट जीपीटी जनरेटेड में आएगा। तो आपने फिर से सर हम इम्प्रूव। आपने से सिर्फ गाइड लेनी है, यानी इम्प्रूव कि हम आपने खुद। अपना डेटा इस पे अपलोड ना करें, वो प्लेजराइज में कंसिडर हो जाएगा अगर यूनिवर्सिटी चेक करेगी? जी जाहिर है, वो इसको जब आप उसको आप करेंगे, क्या कहते हैं इसको, पॉलिश करेंगे, तो जाहिर है वो आपको पॉलिश करके देगा, और उसको आप जब यूज़ करेंगे तो वो हम्म आएगा प्लेजराइज्ड में या एआई जनरेटेड में, हम्म हम्म हम्म, हम्म। ठीक है। ये इसने कुछ तो ट्रेंड, सर, ये जी इसने जी। बता दिया एआई एंड ऑटोमेशन, ठीक है। ये न्यू ट्रेंड है, न्यू टॉपिक्स हैं, वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड डीईआई, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्स, रिमोट एंड वर्चुअल मार्केट रिसर्च, जिसके कुछ टॉपिक्स हैं। तो अगर तो आप अपने, सर इससे रिलेटेड हम पेपर्स भी पढ़ें, जैसे ये दे रहे हैं, हम इसमें पेपर्स पढ़ के फ्यूचर हाँ, रिसर्च देखें? यहाँ पे एक ये चीज़ है कि चैट जीपीटी जो है ना, ये आप अपने तरफ से आपको कोई चीज़ नहीं देता। जी सर। ये गूगल पे जितना भी डाटा अवेलेबल होता है ना, ये उसको रीड करके आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है रीडिंग की, ये वहाँ से आपको आंसर ढूंढ के देता है। ये लिंक्ड है तमाम जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, ये इसकी मेमोरी में सारा डाटा ये वहाँ से ये पिक करता है। ऐसा नहीं है कि ये खुद से कोई आपको बना के दे रहा है, ये सारा डाटा वहाँ से रीड करके, वहाँ से खुद से पहले वो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है, फिर आपको प्रोवाइड करता है। तो सर जनरली अगर हम रिसर्च जैसे मास्टर्स के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि आप एक पैराग्राफ दें या फ्यूचर रिसर्च क्या करेंगे, तो उसमें हम जस्ट जनरली एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी अपने बताएं और हाइपोथेसिस वगैरह भी बताएं, कि जस्ट हम एक आधे पैराग्राफ में अपने रिसर्च के पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन कर दें, वो थोड़ा सा गाइड कर देगा? ये तो एक्चुअली डिपेंड करता है हर बंदे पे, डिफरेंट ना। कोई आपको कहेगा सर सारी मैंने चीज़ें लिखें, यूनिवर्सिटी के लिए कोई करना कहेगा था तो। एक पैराग्राफ लिखें। ये आ हम्म। जाता है जिस बंदे के पास आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, ये डिपेंड करता है उस पर कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है ना।
जिस तरह सर जैसे सिंपल, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यूनिवर्सिटी के जी जी जी। सुपरवाइजर देख लें। आप हम्म। 3 क्लास फेलो हैं और तीनों के सुपरवाइजर डिफरेंट है। तीनों आपको एक ही जी सर। टास्क देते हैं, ठीक है। एक का सुपरवाइजर कहता है नहीं ठीक है, दूसरा का कहता है नहीं चेंज करके लाएं, तीसरे का कहता है आपने सारे गलत कर लाए हैं, दोबारा करके लाएं। ठीक है। यानी ये डिपेंड लेकिन करता है सर कि आपके सुपरवाइजर पे कि वो उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सर वो मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन एक जर्नल पर्सन जिसने अप्लाई करना है मास्टर्स प्रोग्राम में, और उसमें जस्ट जनरली उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि जो आप लास्ट ईयर में रिसर्च प्रोसेस करेंगे रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, तो उस केस में जस्ट जनरली हम रिसर्च का आइडिया देते हैं, पूरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैडम ये वहाँ हाइपोथेसिस हर। पे जब जब आप वहाँ पे देखेंगे ना क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने डिटेल लिखी होगी कि 200 लाइन में इसका जवाब दें, 300 लाइन में जवाब दें इसका। ठीक है। तो आपने एक जी स्केच सर होता है ना, जिस लिखी हुई तरह है आप रिसर्च, 150 बिल्कुल में। रिसर्च प्रपोजल होता है, वो आपने लाइनें दे के फिर डिफाइन करना है। पहले उसका जी थोड़ा सर। सा इंट्रो हो गया, फिर उसके बाद छोटी छोटी जो जो चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, उसके चार्जेस कितने आएंगे, उसकी आउटपुट क्या होगी, जो आम होता है। ओके। बस उसको शार्ट करके आपने लिखना है। मैं समझ गई हूँ सर, क्योंकि मैंने रिसर्च की है, मुझे आइडिया हो गया आपकी बात से। एक छोटा सा प्रपोजल बना दें, ऑब्जेक्टिव दे दें, हाइपोथेसिस दे जी। दें थोड़ा सा उसमें। आउटपुट उसकी क्या होगी। जी सर। समझ ओके। गई हूँ सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ना एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह यहाँ पे जो हमारे पास डाटा की ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वो बड़ी लिमिटेड सी होती है, 10 से 20 ऑब्जर्वेशन होती है अराउंड। जी। तो यहाँ पे चैट जीपीटी से जो है ना, जब हम हेल्प लेते हैं वो पाथ दे देता है। लेकिन जो हमारे इन एक्चुअल क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन भी वेरी करती है, उसमें क्वेश्चन भी जो कह लें कि रफ सा आइडिया जो है ना, उसमें 35-40 क्वेश्चन के राउंड अबाउट होते हैं ठीक है। एटलीस्ट। तो उसमें फिर हम किस तरह चैट जीपीटी को यूज करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन एयर की ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि उसमें तकरीबन 400 जो है ना ऑब्जर्वेशन हो, 500 हो, इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप इसमें एसटीआर में ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसी तरह उसको मतलब आप नहीं, जब आप एसटीआर लें ना अपने डाटे का, मसलन वो जी आपको सर। आपको 50 ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो आप चैट जीपीटी को कहें कि एसटीआर की लिमिट इंक्रीज करें। उसकी लिमिट होती है 20, 10 की, तो जितनी मर्जी शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। और सर एक्चुअली होता ये है ना कि उसमें एक क्वेश्चन एयर के 35 क्वेश्चन है, और उसके जो रिस्पोंडेंट होते हैं ना, वो हमारे पास लेट्स सपोज 10 के अकॉर्डिंग है। तो फिर 350 रिस्पोंडेंट का डाटा होता है एक लिस्ट में। कोई बात नहीं, इसमें जो है वो 20 20 25 25 हज़ार ऑब्जर्वेशन का डाटा होता है। जी बेहतर होगा सर। ठीक है। जी ठीक। हाँ, जी ठीक। आपको सिर्फ कॉलम्स के नेम, जो वेरिएबल्स के नेम है ना, वो देखने जी हैं, वेरिएबल्स कितने हैं। तो अगर वेरिएबल्स के नेम, अगर आपने एसटीआर किया है, तो वेरिएबल्स के नेम आ रहे हैं 30। ठीक है मसलन सर। मैं ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, अगर मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई है। मसलन मैं इसी का आपको शो कर देता हूँ, एसटीआर फाइकस। इसने मुझे ना 5 वेरिएबल दे दिए। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ठीक है। जितने हमारे लिस्ट हो गए ना वेरिएबल की, वो शो होगी, लेकिन ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट यानी 20 25 या इतने शो करेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये मैं इसे कहता हूँ कि इस डाटा में ना 50 वेरिएबल हैं। ठीक है। दिस फाइल कंसिस्ट ऑफ 50 वेरिएबल्स, बट str showing 5. I want to increase the limit of str to show me up to 100 variables. ये देखें, ये कह रहा है जी
In R, you can adjust the number of variable display by str the function using list dot len length argument in the option function। यानी यहाँ पे देखें इसने str को इंक्रीज कर दिया ना। जब आप जी बिल्कुल। ये वाला कोड रन करेंगे ना पहले, जी जी। अब इसने क्या किया कि आपके str की सलाहियत को इंक्रीज कर दिया। अब जी ये ठीक है बिल्कुल। मैक्सिमम ये देखें 100 वेरिएबल को रीड कर सकता है। ठीक है, जब आप ये वाला कोड पहले रन कर ठीक होगा लेंगे, सर। उसके बाद अपने जी डाटा ठीक का है। एसटीआर लेंगे, आपके पास जितने भी वेरिएबल होंगे उसका एसटीआर शो हो जाएगा। जी थैंक ओके, एक और क्वेश्चन है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर दो चीज़ें पूछनी थी। एक तो हम ये काम कर रहे हैं आर स्टूडियो पे, जी ये जितने भी कोड्स हैं क्या ये आर पे भी वर्क करेंगे? बिल्कुल सर। सर एक्चुअली ठीक हम है। ये कोड आर आर स्टूडियो पे वर्क नहीं कर रहे हैं, आर पे वर्क कर रहे हैं। सिर्फ हम ठीक है। फ्रेम में बैठ के काम कर रहे हैं। दूसरी बात यानी अभी। वही जी। एग्जांपल के हम इंजन यूज़ कर रहे हैं, इंजन को चला रहे हैं। फ्रेम में तो ठीक बस है। हम अपनी कंफर्ट के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम ठीक फ्रेम को उतार दें ना, उतार के फेंक दें, है। फिर भी वो कार वर्क करेगी। ठीक है सर। दूसरा सर क्वेश्चन ये था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ऑब्जेक्टिव्स वाली बात तो मुझे क्लियर होगी। ठीक है, हम पहले ही अपने साइनॉप्सिस में चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। अगर जिस तरह यहाँ पे आप एक्सेल शीट्स अपलोड कर रहे हैं, अगर हम अपनी एसपीएसएस की शीट अपलोड करते हैं, जी वो तो होता है रैंडम डाटा। जिस तरह हमें जिस तरह हम क्वेश्चन को उठा रहे होते हैं कि ठीक है इसका रिस्पोंडेंट का ये रिस्पॉन्स था, डिफरेंट क्वेश्चंस पे हम उनके रिस्पॉन्सेज लिख रहे होते हैं। जो हम्म अभी आपने एग्जांपल की, उसमें तो डाटा आपके पास एक रेंज था कि ठीक है कितने लोग थे जो ये इतना टाइम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे और उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी थी। ये एक पूरा टेबल बना हुआ था। बिल्कुल। या तो हमें एसपीएसएस की फाइल से वो टेबल पहले हमें स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, या हम इसी तरह बस एसपीएसएस फाइल का एसटीआर लेके नहीं दे सर, सकते हैं। ये जितने भी फार्मूले हैं ना, इनके हम्म। लिए एक डाटा सेट पहले आपको अरेंज चाहिए। ठीक है। ठीक है, यानी ये सैम्पल डाटा सेट इसीलिए हैं, ये आर के अंदर भी अवेलेबल हैं। ये किसी क्लास में आपको दिखाऊंगा आर में ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हर पैकेज के साथ उसका सैम्पल डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ताकि अगर आपने अनोवा करना है ना, तो अपने डाटे को अनोवा सैंपल वाले डाटे के साथ मैच करें पहले, सही। फिर आप उसको अप्लाई करें। ठीक है सर। ठीक है, तो यानी पहला स्टेप है डाटे को आपने अरेंज कर लेना है। तो दो वे हैं, आर के ऊपर भी सैंपल डाटा सेट अवेलेबल हैं, और अगर आप आर पे आपको मुश्किल लगता है तो यहाँ पे आपको बता दें, आपको सिंपल सा टेबल बता देगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसके मुताबिक अपना डाटा अरेंज कर लें। ठीक है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर अनिला साहबा की तरफ से, कि वी आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर आर स्क्रिप्ट एंड यूजिंग स्क्रिप्ट फॉर our data set. Some research publication restrict the ChatGPT use. Will use of script from ChatGPT is reliable for publication? Yes. हाँ, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो आप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तो आपने, नंबर वन, आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं करना, आपने उसको एनालिसिस प्रोवाइड करने हैं पेपर के अंदर। तो अगर आपसे वो स्क्रिप्ट मांगेगा तो वो आपको एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे प्रोवाइड करना है, तो उसका कोई इशू नहीं है। और जो एनालिसिस आपने परफॉर्म किए हैं वो आपने आर पे परफॉर्म किए हैं। ठीक है, और दूसरा जो चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है ना, वो ऑलरेडी गिट हब पे पहले से मौजूद होते हैं। तो आप गिट हब का रेफरेंस दे सकते हैं कि ये मैंने एनालिसिस थ्रू गिट हब की है। और बेस्ट वे जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप वेबसाइट को यूज़ करें, वेबसाइट से स्क्रिप्ट उठाएं और चैट जीपीटी में उसको अपने डाटे के मुताबिक एडिट करवा लें, तो फिर तो 100% चांस है कि कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। और अगर आपने गिट हब से लिया तो वहाँ पे उसका अल्टरनेट रेफरेंस मौजूद होता है। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं इनका भी रेफरेंस मौजूद होता है। ये बाज़ कुछ जर्नल्स वाले ये पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नोवा मैं निकाल लेता हूँ, तो ये पहले गिट हब इनोवा इन आर, ये बहुत सारे आथर हैं जिन्होंने ये जनरेट किया, और हर आथर का डिफरेंट कोड आपको मिलेगा। ये बहुत सारे ये कोड्स हैं यहाँ पे ना, कि डिटेल बताएगी ये, जितने भी मेथड्स हैं पॉसिबल वो अब
यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये किस बंदे ने ये कोड लिखा है और इसका रेफरेंस किधर है। ये इसकी वेबसाइट है। इसने कोई इतनी डिटेल नहीं दी। आप किसी और पे आ जाएं जिसके पास डिटेल हो सारी, जहाँ से आपको इसका रेफरेंस भी मिल जाए। ये देख लेते हैं, यहाँ से शायद हमें मिल जाए। ये जो आपके पास ये गिट हब की वेबसाइट है, ये एक अथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी बंदा जब आर का कोड क्रिएट करता है तो वो इस कोड को पहले गिट हब के ऊपर पब्लिश करता है। ये इसके कंट्रीब्यूटर हैं। सर ये कौन लोग होते हैं जो कोड जनरेट करते हैं? ये कोई आईटी के लोग होते हैं? ये प्रोग्रामर्स होते हैं जी, आईटी के होते हैं। आप भी सीख के कोड बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, यानी गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सर ये हमें सर्च करना पड़ेगा स्क्रिप्ट गूगल पे कि हमें गिटहब में चाहिए। आप एनालिसिस तो का फिर नाम वो लिखेंगे ना, गिटहब। ये देखें मैंने हम्म। गूगल पे लिखा है गिट हब अनोवा इन आर। आपने गिट हब लिखना है सिर्फ साथ उसके, ठीक है। फिर वो आपको गिट हब के कोड ठीक ये, है। और ये एक नहीं, एक कितने कितने लोगों ने आर के अनोवा के ऊपर कोड लिखे हुए हैं, डिफरेंट वे से, डिफरेंट डाटे के ऊपर। ये यहाँ देखें, ठीक है। ये माइस के ऊपर कोई काम हुआ हुआ है। साथ हम बेशक सर अपना फील्ड ऑफ जो टॉपिक है वो भी लिख सकते हैं, जी जी, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर इसका अपने साइट से कंट्रीब्यूटर का पता लगेगा जो हमने रेफरेंस देने हैं। वो मैं आपको अभी फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे ना होता है साइट का एक ऑप्शन। हम यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस लिख के सर्च कर लेते हैं। और सर आजकल साइटेशन के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर रेफर करते हैं? ये मेंडले के थ्रू डाली जाए कि सॉफ्टवेयर के थ्रू साइटेशन की जाए जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है? मैंडले ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है।
मैंने ही आपको सर्च करके बताता हूँ ये कहाँ से हमने फाइंड करना है। ये यहाँ पे होता है इसका एक बटन, साइटेशन के लिए साइट लिखा होता है वहाँ पे। सर जब हम सर मेरा आर्टिकल इसमें एक यूज, सॉरी, मेरा सिर्फ इसमें एक कंसर्न था कि जब हम अपना एसटीआर भी चैट जीपीटी को देते हैं, जिसकी बेस पे वो हमें कोड लिख के देता है, तो जी। वो चीज तो प्लेजरिज्म में कंसिडर तो नहीं होती? नहीं देखिए, हमने जो उसको हमारा हमने एसटीआर भी चैट हमने उसको जीपीटी। अपना डाटा ही नहीं प्रोवाइड किया ना। हमने तो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया अपने डाटे का। और वो तो वो आपके पास स्ट्रक्चर। वो आपके पास डाटा जो होता है वो आपके पास रफ फॉर्म में होता है। जी सर। उसके बाद जब आप टेबल लिखते हैं, टेबल में उसको कन्वर्ट करते हैं, आपने हेडिंग भी चेंज की होती हैं। रफ फॉर्म में भी आपने उसका अब्रिविएशन लिखा हो, पाकिस्तान के लिए पी के लिखा हो, लेकिन जब आप ओरिजिनल टेबल लिखते हैं वहाँ पे मैं भी आप पाकिस्तान पूरा लिखें, तो ये प्लेजरिज्म में नहीं जी आएगा, क्योंकि हमने उसको सर। डाटा नहीं प्रोवाइड किया, सिर्फ अपने डाटे का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि ये चीज़ें हमारे डाटे में मौजूद हैं। तो फिर सर यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने रफ वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं जिसकी बेस पे हमें कोड जनरेट करके देगा, तो फिर कोड में हमें अपने वेरिएबल्स के नाम भी बाद में एडिट करने पड़ेंगे, नहीं वो जो लाजमी नहीं हमारे है, लाजमी एक्चुअल। नहीं है, वो लाजमी नहीं है, वो नहीं आएगा इशू। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आप साइटेशन ढूंढ रहे हैं इसकी, ये जी जी। हम हमें पेपर में ही लिखनी पड़ेगी या जब रिव्यूअर मांगेगा तो उसको देनी पड़ेगी? ये अगर आप लिख दें तो अच्छा है, अगर वो मांग ले तो फिर भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब ये जितने भी कोड्स होंगे इनका एक टेबल बना के उनकी सबकी साइटेशन हमें ऐड करनी पड़ेगी? अ, हाँ ये आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये आपने एनालिसिस जो है ये कैसे किया है, तो आप कहते हैं कि मैंने ये जो है ना आर के ऊपर किया है, तो वो आपसे पूछेंगे आर का स्क्रिप्ट किधर है। ठीक है। ठीक है। फिर उन्हें ये भी पता होगा कि अगर आपका फील्ड इकोनॉमिक्स है या बायो है या बिजनेस है, तो आप इंजीनियर तो नहीं है, तो आपने किसी का स्क्रिप्ट यूज़ किया है, ठीक है। किसी का मेथड यूज़ किया है ना, इस मेथड को फॉलो करके ये आपने एनालिसिस किया है। जिस तरह हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो किसी के मेथड को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, पहले वो एग्जैक्टली मेथड सर। किसी ने बनाया होता है। इस यस तरह ये सर। स्टैटिकल मेथड ये हमने नहीं बनाए, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने इसको बताना है कि ये वाला मैंने मेथड, ये वाला मैंने फार्मूला यूज़ करके आर के ऊपर मैंने रिजल्ट्स फाइंड किए हैं। ठीक है सर। थैंक यू। ओके। मुझे ये मिलता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। रीड मी में चेक कर लेते हैं। चलिए ये मैं आपको ना सर्च करके बताता हूँ ये कहाँ पे पड़े हुए हैं इसके। यहाँ पे एक ऑप्शन है लेकिन इसमें शायद नहीं शो हो रहा, या इसने दिया ही नहीं हुआ। ओके। तो आप उस पर वर्क करें, अनोवा पे वर्क करें, अनोवा के टाइप्स देखें, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो मज़ीद वर्क करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।